बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक में कुछ डेटा टाइप के हवाले से फर्दर डिस्कशन जो वो हमने करनी है। तो जो आज का लेक्चर है उसमें एक तो हमने डेटा टाइप के हवाले से ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट लेना है। फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल नोटेशन कौन सी होती है, रेंज एंड पर्सियन किसको कहा जाता है। तो ये आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो किसको कहा जाता है। एक छोटा सा नोट है आपके लिए, और वो नोट ये है कि जितनी भी न्यूमेरिक वेरिएबल्स की टाइप्स हैं उनकी एक ख़ास रेंज होती है कि वो इस रेंज के अंदर हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। लाइक वो कहता है कि मिनिमम और मैक्सिमम उनकी रेंज है कि मिनिमम इतनी वैल्यू से लेकर और मैक्सिमम इतनी वैल्यू तक ये डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारी वैल्यू को स्टोर करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे एक इंट डेटा टाइप है और वो -32,768 से लेकर 32,767 तक हमारा डेटा स्टोर कर सकती है। तो ये इसकी एक रेंज है कि इस रेंज के अंदर अंदर हमारा डेटा सेव किया जा सकता है। इससे ज़्यादा और ना इससे कम, यानी इस वैल्यू से कम और इस वैल्यू से ज़्यादा ये इंटीजर डेटा टाइप हमारा डेटा स्टोर नहीं करती। अगर आप इस वैल्यू से कम और इस वैल्यू से ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर जो वो देगा। An error occurs if the value assigned to a variable is less than the minimum value, ये मिनिमम वैल्यू है, और ग्रेटर देन अ मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो जितनी भी हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, आपको जब मैंने वो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पढ़ाई थी जिसमें इंटीजर और फ्लोट और डबल और लॉन्ग, ये सारी डेटा टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें हर डेटा टाइप की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू है। लिहाजा आपको ये ख्याल रखना है कि आपने जब डेटा स्टोर करना है तो आपका डेटा ना तो मिनिमम वैल्यू से लेस होना चाहिए, ना मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, वरना फिर ये जो आपको जो आज मैंने कॉन्सेप्ट देना है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के जो एरर्स हैं वो अकर होंगे। अब सबसे पहले ये कि ओवरफ्लो क्या होता है। वो कहता है ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइन्ड टू अ वेरिएबल इज मोर देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी आपने जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी देखी है उस डेटा टाइप की, अगर उससे ज़्यादा का आप डेटा उसके अंदर स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर डेटा टाइप नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व करती है अपनी उस रेंज के लिहाज से। अगर किसी की रेंज कम है तो वो कम नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व करेगी मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर करने के लिए, और अगर किसी की रेंज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जो है नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करती है। आप यहीं से देख लें कि जैसे इंटीजर है और फिर इसी तरह से जो हमारे पास अनसाइंड इंटीजर है या जो लॉन्ग है, तो जो लॉन्ग है वो इंटीजर से ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व करती है। अगर हम थोड़ा सा पिछली स्लाइड्स में मूव करके देखें तो वो स्लाइड जो मैं आपको दोबारा से रिमेंबर करवाना चाहता हूँ, ये देखें, ये जो लॉन्ग है ये कितने बाइट्स ले रही है, 4 बाइट्स ले रही है, और इसकी रेंज भी जो है बहुत ज़्यादा है। इसके बरक्स अगर आप इंटीजर को देख लें तो इंटीजर की रेंज कितनी है, ये है, और वो 2 बाइट्स वो रिजर्व करता है। यानी इंटीजर ने इस रेंज के अंदर हमारी वैल्यू को स्टोर करना था, इसलिए उसने 2 बाइट्स लिए कि मैक्सिमम इतनी वैल्यू 2 बाइट्स के अंदर स्टोर हो सकती है। आप जब 32,768 को स्टोर करेंगे तो फिर वो 2 बाइट के अंदर स्टोर नहीं होगी, फिर वो 3 बाइट के अंदर स्टोर होगी, क्योंकि
हमारे पास 2 बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 16 बिट्स होती हैं। तो इस नंबर को अगर आप बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करके देखें तो आपके पास 16 बिट्स आएंगी और वो सारी 16 बिट्स जो 1 की होंगी। माइट बी कि वो सारी 1 की हों। तो वो 16 बिट्स के अंदर यानी 2 बाइट्स के अंदर ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको स्टोर कर लेंगे। अब जब आप 32,768 करेंगे तो उसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो नंबर ऑफ बिट्स आएंगी, उसके अंदर जो नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स आएंगे वो 16 नहीं होंगे बल्कि 17 होंगे। तो अब 17 तो जो है वो फिर कम से कम 3 बाइट्स वो होने चाहिए। यही वजह है कि जो हमारे पास ये जो रेंज दी गई है वो इस मेमोरी बाइट को सामने रखते हुए रेंज दी गई है कि ये वाली जो रेंज है इसके लिए इसको जब आप बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितने बाइट्स मेमोरी के अंदर चाहिए? हमारे 4 बाइट्स चाहिए। यानी जब ये बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट होगी तो इसके अंदर तकरीबन 32 आपके पास 0 और 1 जो हमारे पास आएंगे और वो 32 जो 0 और 1s हैं उनको स्टोर करने के लिए कम से कम 32 बिट तो होनी चाहिए। तो आपको पता है कि हर बिट जो वो हर बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 32 बिट्स को आपने स्टोर करना है तो फिर हर बाइट के अंदर 8 बिट हो गई। तो इसका मतलब है 4 बाइट जो है वो आपको जरूरी होंगे मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना डेटा स्टोर करने के लिए। यही वजह है कि जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के हवाले से है कि अगर आप मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करते हैं तो हमारी वैल्यू फिर वो जो एरर बनता है वो ओवरफ्लो का एरर बनता है। यानी जितनी वैल्यू 2 बाइट्स के अंदर स्टोर हो सकती थी आपने उससे बड़ी वैल्यू दे दी और अब वो 2 बाइट के अंदर स्टोर नहीं हो सकती, लिहाजा वो ओवरफ्लो का एरर काउंट होगा। इसी तरह से अंडरफ्लो का एरर क्या होता है? अंडरफ्लो से मुराद ये है कि आपने जो मिनिमम वैल्यू बताई है उस मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू अगर आप उसको दे देते हैं स्टोर करने के लिए तो फिर वो अंडरफ्लो का एरर अकर होता है। वो कहता है एन अंडरफ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइन्ड टू अ वेरिएबल इज लेस देन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अब ये एग्जांपल देख लें कि इंट डेटा टाइप है और उसकी मिनिमम वैल्यू जो -32,768 है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 32,000 यानी पॉजिटिव के अंदर प्लस 32,767 है। वो कहता है इफ अ वैल्यू असाइन्ड टू इंटीजर वेरिएबल मोर देन 32,767 देन ओवरफ्लो अकर। यानी वही बात जो मैंने आपको समझाई कि अगर मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आप उसको वैल्यू दे देते हैं स्टोर करने के लिए तो कौन सा एरर अकर होगा? ओवरफ्लो का एरर अकर होगा। और इसी तरह अगर आप -32,768 से लेस वैल्यू उसको देते हैं तो फिर अंडरफ्लो जो वो अकर होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे वो कहता है प्रॉब्लम दैट में अकर वाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ जो वो वर्क करते हैं तो उस वक्त जो वो हमारे पास कुछ जो वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। उनमें सबसे पहले एक तो कैंसिलेशन एरर है, फिर दूसरा अर्थमेटिक अंडरफ्लो है और तीसरा अर्थमेटिक ओवरफ्लो है। तो आज इनको जो डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कैंसिलेशन एरर क्या होती है? कैंसिलेशन एरर occurs due to manipulation of very large and very small floating point numbers। यानी एक जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और दूसरा नंबर जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है और आप जब उन दोनों का एडिशन या कोई जो वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके एक्चुअल रिजल्ट पे जो किसी किस्म का कोई इफेक्ट जो नहीं होता। सो वो कहता है कि मैनिपुलेशन में शो इनकरेक्ट रिजल्ट एज द वेरी लार्ज वैल्यू मे कैंसिल आउट द स्मॉल वैल्यू व्हेन बोथ नंबर्स आर एडेड। मिसाल के तौर पे जैसे आपने इस नंबर के अंदर इस नंबर को ऐड करना है। अब ये है 1970.0000। आप यूं समझ लें कि ये 1970 लिखा हुआ है और इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है? आपने ऐड करना है 0.00000000000123।
टू स्मॉल वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू है ये, कि इशारिये के बाद इतने ज्यादा जीरोज हैं और फिर कहीं जाके जो है 1 2 3 जो लिखा हुआ। अब जब आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो कुछ हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होंगे जो आपको रिजल्ट 1970.0000 ही देंगे। आपको मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद ये जो जीरोज होते हैं इसको पर्सियन का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास टॉपिक जो है वो आगे आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप है उसका जो पर्सियन होता है वो 6 होता है, यानी वो इशारे के बाद सिर्फ 6 डिजिट्स शो कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं शो करती। ठीक है। फिर जो हमारे पास डबल डेटा टाइप है उसमें पर्सियन जो 15 होता है गालिबन। तो अब अगर आपने फ्लोट डेटा टाइप रखी है तो उसमें तो पहले 6 जीरो आपको शो करने हैं, और यहाँ पर देखें कि अगर इस वैल्यू को इसके अंदर ऐड किया जाता है तो देखें पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हैं। तो जब ये इसके अंदर एडिशन होगा तो आपको 1970 के बाद इशारिये के बाद कितने, ये 9 जीरो के बाद कहीं जाके 1 2 3 अपीयर होना है। तो जो फ्लोट डेटा टाइप है उसने तो सिर्फ आपको इशारिये के बाद जो 6 डिजिट्स हैं वो दिखाने हैं, ज़्यादा तो दिखाने नहीं भाई, उसकी रेंज ही इतनी है कि उसका जो पर्सियन है वो 6 डिजिट तक है, लिहाजा वो पहले 6 डिजिट जो वो इशारे के बाद आपको शो करवाएगा, और वो माइट बी कि वो यही वैल्यू हो और ये चीज़ जो है वहाँ पर ना शो आपको करवाई जाए। सो वो कहता है कि इन दिस रिजल्ट द वैल्यू दिस इज कैंसल्ड आउट। इसको कैंसिलेशन एरर का नाम दिया जाता है कि जब आप एक लार्ज वैल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू को स्टोर करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो फिर ये कैंसिलेशन का एरर जो वो सम टाइम अकर होता है। उसके बाद हमारे पास अर्थमेटिक अंडरफ्लो का एरर आ जाता है। अर्थमेटिक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन अर्थमेटिक कैंसिलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी स्मॉल नंबर्स। वो कहता है अंडरफ्लो तब अकर होता है जब आप 2 छोटे नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो कहता है कि वो किस तरह से, वो कहता है रिजल्ट में बी टू स्मॉल टू रिप्रेजेंट इन द वेरिएबल। जो रिजल्ट आपको अपीयर किया जाएगा वो आमतौर पर जो वो कहता है कि जो वो जीरो को जो वो माइट बी कि वो शो करे। मिसाल के तौर पे जैसे वो कहता है कि इस वैल्यू के अंदर आपने इस वैल्यू को ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 0.000 आ रहा है। तो वो हमारे पास वैल्यूज जो कि बहुत स्मॉल वैल्यूज होती हैं उनको सम टाइम जो शो ऑफ नहीं किया जाता, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। जैसा कि इस स्लाइड के अंदर जो आपको समझाया गया कि इतनी छोटी वैल्यू को जब एडिशन परफॉर्म किया जाएगा, इन केस अगर हम फ्लोट डेटा टाइप ले लेते हैं तो फ्लोट डेटा टाइप इतनी स्मॉल वैल्यू को जो वो स्टोर नहीं कर सकेगी। फिर इसी तरह से अर्थमेटिक ओवरफ्लो क्या होता है, वो कहता है कि जब अर्थमेटिक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द अर्थमेटिक कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड ऑन अ वेरी लार्ज नंबर्स। जब बहुत ज़्यादा जो बड़े नंबर्स हैं उन पर अगर आप इस तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फिर जो वो अर्थमेटिक ओवरफ्लो का एरर जो वो आ जाता है। वो कहता है रिजल्ट में बी टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द वेरिएबल, कि वेरिएबल के अंदर जो वो इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा जो रिजल्ट आ गया तो इसको फिर गार्बेज वैल्यू जो वो इस सिचुएशन के अंदर जो हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी जाती है। ये अर्थमेटिक ओवरफ्लो का है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। उनके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशंस, कि जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। दिस नोटेशन रिप्रेजेंट लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इनटू अ शॉर्ट वे, कि ये जो बहुत ज़्यादा बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उनको शॉर्ट वे के अंदर लिखा जाता है। लाइक जिस तरह से ये जो हमारे पास ऑप्शंस थी कि ये जो वो बहुत जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं और इनको या जो बहुत ज़्यादा हमारे पास लार्ज वैल्यूज़ होती हैं उनको जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज़ करते हैं। अब वो कहते हैं कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक वो कहते हैं मेंटिस है और दूसरा एक्सपोनेंट है। उधर
द जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज एज फॉलो कि ये एक जनरल फॉर्म है जिसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को लिख सकते हैं। वो कहते हैं कि जो ई से पहले हमारी वैल्यू है उसको मैंटिसा का नाम दिया जाता है और जो ई के बाद वैल्यू है उसको एक्सपोनेंट का नाम दिया जाता है। इसको इस फॉर्मेट के अंदर भी लिखा जाता है और इसको इस फॉर्मेट के अंदर भी लिखा जा सकता है। आइए आगे एक एग्जांपल देखते हैं। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1000। हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और वो क्या है, वो 1000 है। वो कहता है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ साइंटिफिक नोटेशन एज, और इसको अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो किस तरह से लिखना है। कहता है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। कितने जीरोस हैं, 1 2 3 3 जीरोस हैं, सो 10 रेज़ टू पावर 3 कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। इट कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एज, वो कहता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर किस तरह से लिखा जाएगा 1.0 e रेज़ टू पावर 3। ठीक है, यहाँ पर ये जो 10 रेज़ टू पावर 3 था वो e के बाद जो वो 3 लिख दिया गया है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो आपकी वैल्यू है वो e से पहले लिखी जाती है और जो 10 की पावर आती है वो e के बाद लिखी जाती है। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो वो हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर लिख दी। वो कहता है इन दिस एग्जांपल 1.0 इज द मैंटिसा एंड 3 इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, कि ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू थी 3 वो आपने ई के बाद लिखनी है। तो इस तरह से वो कहता है कि इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि रेंज एंड पर्सियन क्या होता है। रेंज एंड पर्सियन का वो कहता है कि जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, जो कि हम उसके अंदर जो वो स्टोर कर सकते हैं, उसको पर्सियन एंड रेंज का नाम दिया जाता है। विद द पॉसिबल वैल्यूज दैट आर फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स कैन स्टोर आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ पर्सियन आर रेंज। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स के अंदर जितनी वैल्यूज हम स्टोर करते हैं उसको पर्सियन और रेंज का नाम दिया जाता है। वो कहता है इट इज अ नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। पर्सियन किसको कहते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स वो डेटा टाइप स्टोर कर सकती है उसको पर्सियन का नाम दिया जाता है। दिस नंबर हैविंग द पर्सियन ऑफ 7। ठीक है, इसकी पर्सियन कितनी है, 7 है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 7 नंबर्स हैं हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसे इस नंबर की पर्सियन कितनी है, 7। फिर उसके बाद वो कहते हैं रेंज क्या होती है। वो कहते हैं इट इज द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। ये जो 10 की पावर है वो क्या कहलाती है, वो रेंज कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल हम करते हैं। वो कहते हैं अ फ्लोट वेरिएबल हैज अ पर्सियन ऑफ 6 डिजिट एंड अ रेंज फ्रॉम 10 रेज़ टू पावर -38 टू 10 रेज़ टू पावर 38। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्लोट डेटा टाइप है उसकी पर्सियन 6 डिजिट तक होती है, यानी वो 6 डिजिट तक पॉइंट के बाद जो पहले 6 डिजिट्स हैं उनको डिस्प्ले करता है, बाद वालों को डिस्प्ले नहीं कर सकता। और इसकी जो रेंज है वो 10 रेज़ टू पावर -38 से लेकर +38 तक है। वो सपोज वी हैव अ वैल्यू दिस वन। अगर हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू है तो इसमें वो कहता है कि 6 जो वो हमारे पास पर्सियन है, 1 2 3 4 5 और 6, और रेंज इसकी क्या है, वो 3 है। उसके बाद हमारे पास एक न्यू डेटा टाइप आ जाती है। पहले जो टॉपिक्स चल रहे थे वो न्यूमेरिक डेटा टाइप के हवाले से टॉपिक्स चल रहे थे। अब ये जो डेटा टाइप है ये करैक्टर डेटा टाइप है। सो कहते हैं करैक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर करैक्टर्स। ये जो करैक्टर डेटा टाइप है ये करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। ये 1 बाइट जो वो मेमोरी के अंदर जगह लेती है। इट रिप्रेजेंट्स अ करैक्टर, सिंबल और डिजिट। ये जो डेटा टाइप है ये कोई भी करैक्टर, कोई सिंबल, कोई डिजिट जो वो शो कर सकती है। और फिर वो कहता है कि करैक्टर वैल्यू आर नॉर्मली रिटन इन सिंगल कोट्स।
उनको सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है। जो हमने एक प्रोग्राम बनाया था अर्ली स्टेज पर, उसमें मैंने आपको करैक्टर डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए मैंने आपको बताया था, हमने करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ किया था उसमें, और एक सिंगल करैक्टर सिंगल कोट्स के अंदर जो हमने स्टोर किया था। और फिर उसी एग्जांपल के अंदर हमने एक से ज़ायद करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए भी एक जो वो उसके अंदर स्टेटमेंट ऐड की थी। उसके लिए अगर एक से ज़ायद करैक्टर्स आपने स्टोर करना हो तो फिर आप डबल कोट्स को यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो लेक्चर था, आप इसको रिवाइज कीजिएगा और बकिया जो इस चैप्टर के टॉपिक्स रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।